जिंदाबाद 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 वर्ग मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद गली गली में शोर है ये मशीन चोर है थोड़ा भाई इधर फोटो फोटो निकाल वैसे धकवा तोड़ देते बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद मेश्राम साहब संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, मेश्राम साहब संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं। साथियों, इसको माना कैसे कंज्यूम करेंगे, गाड़ी पे लगा दीजिए इसको। साथियों, आज मूल निवासी बहुजन नायक आदरणीय सम्माननीय वामन मेश्राम साहब जनपद भदोही में ईवीएम भंडाफोड़ पार्ट 2 ये परिवर्तन यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निर्धारित है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में दिनांक 21 मार्च से ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें आज दूसरा दिन 22 मार्च 2023 को जनपद भदोही में आदरणीय वामन मेश्राम साहब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोगों के बीच में आए हैं। और ये परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, इस देश के मूल निवासी SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करना, बताना और शोषणकारी नीति और दमनकारी व्यवस्था कैसे हम लोगों का सत्यानाश कर रही है, ईवीएम के द्वारा कैसे इस देश की राज सत्ता पे नियंत्रण करके इस देश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, इस व्यवस्था से जागृत करने के लिए हम लोगों के बीच में आदरणीय वामन मेश्राम साहब और आयुष्मती निशा मेश्राम मैडम साथ में ये परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर रहे हैं। हम उनका जनपद भदोही संत रविदास नगर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज डुड़वा धर्मपुरी में आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम में शिरकत किया है, तो मैं सम्माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय वामन डुड़वा धर्मपुर। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा निकली हुई है, ये ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है। और ईवीएम मशीन के द्वारा आजकल चुनाव हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता नहीं है कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। तो ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, तो जो चुनकर आना चाहिए वो चुनकर नहीं आता, जो चुनकर नहीं आना चाहिए वो चुनकर आता है। पहले लोक प्रतिनिधि शब्द प्रयोग किया जाता था। लोक प्रतिनिधि, विधायक को लोक प्रतिनिधि कहा जाता है।
सांसद को लोक प्रतिनिधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है, इसलिए उसको लोक प्रतिनिधि कहते हैं। मगर अब लोग विधायक और सांसद को नहीं चुन रहे हैं, अब ईवीएम मशीन चुन रही है। तो अब वो ईवीएम प्रतिनिधि हो गया है, अब वो लोक प्रतिनिधि नहीं रहा। पहले जब हमारे लोग विधायक और सांसद को चुनते थे, तब भी चुने हुए लोग हमको नहीं पूछते थे। पूछना चाहिए था मगर नहीं पूछते थे। अब तो लोग विधायक और सांसदों को चुनेंगे ही नहीं, ईवीएम मशीन चुनेगी, तो फिर तो हमें पूछने वाला नहीं, हमेशा के लिए पूछने वाला खत्म हो गया। और इस वजह से हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं का बिल्कुल भी कोई समाधान होने वाला नहीं। अभी महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, फिर भी आरएसएस भाजपा के लोग क्या बोलते हैं, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। बराबर है ना? महंगाई चाहे दुनिया भरी की बढ़ी हुई हो और बेरोजगारी चाहे बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, फिर भी तुम ही चुनाव जीतोगे, तो बराबर है ना? ईवीएम मशीन तुम्हारे पोजीशन में है, तुम्हारे कंट्रोल में है, तो ईवीएम मशीन को जो आदेश देंगे वही होगा। बराबर है, गलत तो है नहीं कह रहे वो। तो इस वजह से ईवीएम की वजह से जनता को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिया था विधायक और सांसदों को चुनने का और देश की सरकारों को चुनने का, लोगों को बोलो देखा जाए, अछूतों की तरह दूर मत रहो। आ जाओ। तुमको भी सुनने का अधिकार है, चार बातें तुम्हारे भी दिमाग में जाना चाहिए। और थोड़ा सा आ जाओ। यहीं खड़े रहो। तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। अगर हम कहते, वामन मेश्राम कहता, तो शायद ये बात उतनी सच नहीं होती। हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है, फ्री का मतलब है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव ये मशीन नहीं कर सकती, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं कर सकती, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं कर सकती। पारदर्शी का मतलब है 2004-2009 में जब ईवीएम मशीन ने चुनाव करवाया, जब आप बटन दबाते थे तो आंखों से दिखाई नहीं देता था कि हमारा वोट किसको गया। अब मैं थोड़ा आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा समय है नहीं है, तो कागज़ देना रहे, कागज़ दो समझाने के लिए या हमारे पास। चलो ये आ गया है। चलो पहले क्या करते थे आप लोग, ये बैलेट पेपर होता था, ईवीएम मशीन आने से पहले बैलेट पेपर होता था ना, तो आप लोग क्या करते थे, वो देखते थे कि कौन उम्मीदवार है, किसके किसके नाम है, देखते थे ना आप लोग। फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है ना, तो आप देखते थे गधा, घोड़ा, सुअर, गधा मतलब कुत्ता, ये देखते थे। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उदाहरण देने के लिए, बात को समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो
आप देखने के बाद क्या करते थे? गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, फिर सोचते साला किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया गया। तो आप लोग ऐसा सोचकर, वो स्टैम्प होता था ना वोट देने वाला है, क्या बोलते थे आप अपनी भाषा में? मोहर। हाँ, जो मोहर है वो उठाते थे। अरे शाही लगा हुआ नहीं, अरे शाही लगा हुआ नहीं है, तो फिर क्या करते थे? हाँ, लग गया, शाही लग गया है। और फिर लगाने के बाद देखते थे कि कुत्ता कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ है, सबसे नीचे कुत्ता है, तो ऐसा करते थे। लग गया। जिसका आँख कमजोर होता था वो चश्मा लगाकर देखता था कि बराबर लगा कि नहीं लगा, क्योंकि जिसको वो देना चाहता उसी को लगना चाहिए। और जब लग जाता था तो वो क्या करता था? ऐसा फोल्ड करता था, फिर और छोटा करता था, और छोटा करके बैलेट बॉक्स में डाल देता था। और डालने के बाद में निश्चिंत होकर अपने घर में चला जाता था, ये सोच कर जाता था कि हमने जिस कुत्ते को वोट दिया, हमारा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया। निश्चिंत होकर घर में जाता था, उसको गारंटी होती थी ना, हमारा वोट तो कुत्ते के नाम पर ही जमा हो गया। इतना पूरा विश्वास होता था बैलेट पेपर। अब क्या हुआ? अब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो बैलेट पेपर के बाद में 2004-2009 में ईवीएम मशीन आ गए, तो ईवीएम मशीन में आप वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, कमल का फूल, हाथी, साइकिल, पंजा, यही आमतौर पर होते हैं। तो आपने किसी न किसी पर बटन दबाया, तो बटन दबाने के बाद 2004 वाली जो ईवीएम मशीन थी, आपने बटन दबाया, तो दबाने के बाद में जैसे आप बैलेट पेपर पर चुनाव निशान देखकर मुहर लगाते थे, और मुहर लगाने के बाद भी देखते थे साले मेरी मुहर बराबर लगी कि नहीं लगी, इंश्योर करते थे, अपनी आंखों से खातरी करते थे, गारंटी करते थे कि मेरी मुहर सही जगह लगी। तो आपको विश्वास होता था कि आपने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर आपका वोट जमा हो गया। मगर जब ईवीएम मशीन आई, आपने बटन दबाया, दबाने के बाद में आपको आंखों से 2004-2009 में दिखाई नहीं दिया। आपने मान लो हाथी पर दबाया, साइकिल पर दबाया, कमल के फूल पर दबाया, पंजे पर दबाया, किसी पर भी दबाया, दिखना चाहिए आंखों से कि मेरा जिस पर मैंने बटन दबाया मोहर लगी कि नहीं लगी, ये देखना चाहिए। तो आप देखते थे ईवीएम मशीन में 2004-2009 को आंखों से दिखाई नहीं देता था कि आपकी मोहर किसके ऊपर लगी हुई है, ये दिखाई नहीं देता था। जब दिखाई नहीं देता था तो वो जो मशीन रहती थी, वो वोटर क्या करता था? अरे साला मेरा वोट कहाँ है? वोट ही ना बोलते हो, अंग्रेजी में तो वोट होता है, मगर आप बोल चाल में बोलते हो वोट कहाँ गया? इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, मशीन में तो दिख ही नहीं रहा है। तो हो सकता है इधर उधर तो नहीं गिर गया, ये साइड तो नहीं गिर गया। हमारा भोला शंकर लोग होता है, हमारा जो लोग है ये सब भोला शंकर लोग होता है। भोला शंकर बोलते हैं ना, तो ये जो भोला शंकर लोग है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर उधर जब देखता है तो चुनाव आयोग का कर्मचारी आता है उसके पास, इधर उधर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इसमें दिख नहीं रहा है, तो इधर गिरा क्या, इधर गिरा क्या, हम देख रहे हैं। अच्छा ये देख रहे हैं, वोट तो हो गया, हो गया, हाँ इधर जाओ। अच्छा इधर जाना है, तो
किधर से आए? इधर से। हाँ इधर जा। वो सोचते हुए जाते साला हमारा वोट जो है किसके नाम पर जमा हुआ कि नहीं हुआ, अनिश्चित होकर जाता है। पहले जब बैलेट पेपर था निश्चित होगा था, हमने जिस कुत्ते को वोट दिया उसी कुत्ते के नाम पर हमारा वोट जमा हो गया है। मगर जब ईवीएम मशीन आई तो वो अनिश्चित होकर, कंफ्यूज्ड होकर, भ्रांति में रहकर वो अपने घर में जाता, पता नहीं सारा मेरा वोट किसके नाम पर जमा हुआ भी है या नहीं हुआ। अब गया मशीन में वोट तो चला गया ना भाई, मशीन में वोट चला गया मशीन में। ये तो आप आंखों से देखते थे। ये कागज दिख रहा, कम नजर वाले को भी दिखता है, जिसकी नजर ठीक है उसको दिखता ही है, और जिसकी ज्यादा नजर खराब होती है वो चश्मा लगाकर भी देख लेता है। ये देखता था, ये दिखाई देता था। इसका फिजिकल एविडेंस है, यानी इसका कुछ न कुछ वजन है, ज्यादा नहीं मगर है, वजन है, आंखों से दिख रहा है। तो तीसरी बात है इसका फिजिकल एविडेंस है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं भौतिक सबूत है। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट दिया, वो मशीन में गया, वो वोट आपका मशीन में गया, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता है। तीसरी बात, अरे भाई मोबाइल है किसका? ये मोबाइल है, आप लोगों के पास भी होता होगा। इसमें आपने किसी के नाम पर अगर मैसेज टाइप किया है, राम नारायण के नाम पर राम प्रसाद ने मैसेज टाइप किया, तो राम प्रसाद क्या करता है, राम नारायण के ऊपर वो मैसेज भेज देता है। तो बीच में इलेक्ट्रिक लाइन है नहीं, फिर भी वो मैसेज राम नारायण को जाता ना, पहुंचता कि नहीं? उसी तरह से ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आपने पंजे में बटन दबाया, मशीन में गया। मशीन में जाने के बाद ये जो आपका वोट है, मशीन में जाने के बाद कमल के फूल पर जाके जमा हो गया। मशीन के अंदर खेल चल रहा है, बाहर तो दिख नहीं रहा है कि मशीन के अंदर क्या खेल चल रहा है, वो तो मशीन के अंदर चल रहा है। सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जाम्पल देकर बताया, मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पता नहीं किसी को पता है, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट पता नहीं हमारे लोगों को, चला सुप्रीम कोर्ट कहाँ से पता होगा। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है भारत की, और उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। और वहाँ बैठने वाले जो जज हैं वो बड़े पंडित और विद्वान लोग होते हैं, और बहुत बड़े बड़े उस्ताद वकील जो है वहाँ आर्गुमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जो बाहर कहता था कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे बाहर काहे को कह रहे, बाहर कौन तुम्हारा जांच कर रहा है? मान लो चुनाव आयोग ने अखबार में बयान दिया कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता, तो अखबार वाला जांच कर रहा है, टीवी में बयान दे रहा है, वो जांच कर रहा है, टीवी वाला नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा, अरे उधर बस बयान, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला, चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया कि ईवीएम मशीन निर्दोष है, ईमानदार है या बेईमान है, ये हम डिसाइड करेंगे, अभी निर्दोष नहीं है, आओ इधर आओ। और चुनाव आयोग ने अपने वकील को भेजा,
वकील की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हारा जो ईवीएम मशीन है ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं करवाता है, फ्री यानी ये भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं करवा सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं करवा सकता, फेयर यानी ट्रांसपेरेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि बैलेट पेपर में वोट डालने के बाद आंखों से दिखता था, आपके ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये मशीन ट्रांसपेरेंट पारदर्शी नहीं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका मतलब यह है कि जांच करने के बाद इस मशीन को गलत घोषित किया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में दूसरा और एक फैसला दिया कि ये घोटाला हो रहा है, इसको रोकना होगा, इसको रोकने के लिए एक और मशीन लगाने का हम आदेश दे रहे हैं। उस मशीन का नाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा पेपर ट्रेल मशीन। पेपर ट्रेल मशीन क्या है? देखो, एक तो आपको मैंने कागज वाला तो समझा, अब ईवीएम मशीन के बारे में आपको समझाया कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, ईवीएम के अंदर जाता है, जाने के बाद दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। मोबाइल का एग्जाम्पल देकर आपको बताया। अब तीसरा आ गया पेपर ट्रेल, तीसरा मशीन आ गया। पेपर ट्रेल मशीन आने के बाद क्या हुआ? 2014 में आया, फिर आपने बटन दबाया, 2004 में दबाया, दिखाई नहीं दिया था, 2009 में आया था, दिखाई नहीं दिया था, 2014 में जब मशीन लगाया तो बटन दबाने के बाद आंखों से दिखाई दिया। आगे समझ में? तारीखों के साथ बोल रहा हूं। 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया, 2014 में दिखाई दिया, और इसके सारे के सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अरे खड़े मेरा वो फाइल लेके आ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वाला फाइल लेके आओ। ये देहात के लोगों को थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट का भी मालूम होना चाहिए, हमारे गरीब लोग हैं तो बिल्कुल भी पता है। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे ऐसे लोग बहुत आते रहते हैं। मैं चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं तो ये लोकतंत्र की हत्या हो गई, आपके अधिकार का सत्यानाश हो गया, आपके चोरी हो गई, आपका अधिकार समाप्त कर दिया, आपको जगाने के लिए आया हूँ। इसलिए आपको तथ्य के साथ ये बता रहा हूँ, और ये 365 दिन चलेगा, ये 674 जिले में चलेगा, ये सारे देश भर में मैं जा रहा हूँ, एक जगह नहीं जा रहा हूँ। आपके यहाँ आया तो एक जगह नहीं जा रहा हूँ, ये 674 जिले, 714 जिले हैं देश में, उसमें से 674 जिलों में जा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, उधर जंगली एरिया है, वहाँ हमारा जाना संभव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये काल्पनिक बातें नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के तहत ये पेपर ट्रेल मशीन लगाए। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद में अब आपको दिखाई दिया कि आपका वोट बटन जो है, आपने मान लो हाथी पर दबाया, पंजा पर दबाया, कमल के फूल पर दबाया या साइकिल पर दबाया, तो आंखों से दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद में वो आपका वोट उसी ईवीएम मशीन में चला गया। दिखाई तो दिया कि आपका वोट जिसने आपको बटन दबाया उसी के नाम पर लप्पा लग गया, मोहर लग गई है, तो दिखाई तो दिया। देने के बाद वो वोट चला गया मशीन, ईवीएम मशीन।
तो मशीन तो चोरी करने का धंधा उसका पुराना चालू है। वो उसमें कोई उसका, क्योंकि उसका काम धंधा बनाया गया है कि हाँ भाई आपको चोरी करना है, तो वो तो मशीन में गया। तो मशीन में जाने के बाद में मशीन तो अपना काम करेगी कि कमल के फूल का वोट जो है पंजे पर ट्रांसफर कर देगी, पंजे का हाथी पर, हाथी का साइकिल पर, मैं उसका धंधा है तो वो अपना धंधा तो करते रहेंगे। तो इस तरह से जाने के बाद में समाजवादी पार्टी का आदमी चुनाव जीतने वाला था, हार गया। जीतने वाला था यादव जी, यादव जी जीतने वाला था, हार गया। यादव जी को लगा अरे हम कैसे हार सकते भाई, हम तो जीतने वाले, हम तो चुनाव लड़ने से पहले ना हम बोल रहे हम ही जीतेंगे और दूसरा कोई जीतेगा नहीं, कैसे हार गए हम लोग। कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो पेपर ट्रेल मशीन वोट डालने के बाद में आंखों से दिखाई देता है और 7 सेकंड वो रुकता है, 7 सेकंड के बाद में वो कागज का टुकड़ा जिस पर आपने मोहर लगाया वो कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। तो यादव जी चुनाव जीतने वाले थे, हार गए। तो यादव जी ने क्या किया कि नहीं ईवीएम का रिजल्ट हमें मंजूर नहीं है, ये जो कागज का टुकड़ा कट कर गिर गया है उसकी गिनती, पेपर ट्रेल की गिनती, कागज की गिनती हमें चाहिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कागज की गिनती करना, वो भी ऑर्डर है उसी। तो कागज की गिनती हुई, होने के बाद क्या हुआ, जो समाजवादी पार्टी का यादव जी हार गया था वो कागज के टुकड़े में जीत गया, ईवीएम में हार गया था। क्यों? तो ईवीएम का धंधा ना है चोरी करने का। यादव जी का वोट चुरा लिया था, आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो पकड़ा कैसे जाए ये समस्या सुप्रीम कोर्ट के पास थी कि इसको पकड़ा कैसे जाए। तो पेपर ट्रेल में जो कागज का वोट गिरता है उस वोट की रिकाउंटिंग करने से वो चोरी पकड़ी जा सकती है। चोरी पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब देखो, अब 2 मशीन हो गया। ईवीएम मशीन का नाम अंग्रेजी है ईवीएम, उसका नाम हमको आपको साधारण बताते, साधारण समझ में आ गया। ईवीएम मशीन का नाम चोरी करने वाली मशीन, घोटाला करने वाली मशीन। अब आगे समझ, ईवीएम नहीं समझ में आएगा, जैसे ही आप सोचोगे घोटाला करने वाली, इमीडिएट समझ में आ गया। ओके, एक दूसरा पेपर ट्रेल मशीन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया तो क्या करती है, वो घोटाला पकड़ती है, तो उसका नाम रखा हमने घोटाला पकड़ने वाली मशीन। अब 2 मशीन मोड में रहेंगे आप। और ये मशीन जो है ये मशीन घोटाला पकड़ने का काम करती है। इस वजह से यादव जी जो ईवीएम से हार गए थे वो पेपर ट्रेल से चुनाव जीत गए। तो चोरी पकड़ी गई, ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के घोटाले से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगवाई। 2004 में चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 14 को नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा आपका आदेश लागू ही नहीं किया, ये कोई मजिस्ट्रेट साला तहसील वाला आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपके पास जो आदेश अमल नहीं करेगा उसको जेल में भेजने का अधिकार है, आपका आदेश अमल में नहीं लाया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में 2016 को गए, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दिया। अभी भी दिखा दो थोड़ा सा, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, हमारे लोगों को, इसलिए इनको यकीन होना चाहिए कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दिया है। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हमारे फेवर में कि 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, यानी घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाना होगा।
अब 2014 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में घोटाले में गठबंधन हुआ कांग्रेस बीजेपी का, और आरएसएस बीजेपी ने कांग्रेस को कहा 2004 में आपने घोटाला किया, 2009 में आपने घोटाला करके सरकार बनाई, तो हम जनता को बता दें। कांग्रेस ने कहा जनता को मत बताओ, ये हमारा घर जला देगा कांग्रेस वाले का, इसको आप मत बोलो। कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे, ये 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तब तो चुप रहोगे। तो आरएसएस को भी फायदा होना चाहिए। तुम अकेले ही चोरी चोरी का फायदा ले रहे हो, घोटाले का फायदा ले रहे हो, सरकार बना रहे हो, तो हम लोगों को भी घोटाले का फायदा होना चाहिए। तुमको 2 बार हुआ, हमको भी 2 बार होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए फायदा, तब हम चुप रहेंगे, नहीं तो जनता को बता देंगे। एक कांग्रेस ने कहा वो कहते आप भी 2 बार चोरी कर लेना, आप भी घोटाला 2 बार कर लेना। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चोरी करके बन गए। हमने तो ऐलानिया सारे देश भर में कह रहे कि नरेंद्र मोदी ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बने हैं। वो नरेंद्र मोदी सारे देश को डरा रहा था, हमको नहीं डरा। आप समझ रहे क्या? आप समझ रहे? नरेंद्र मोदी सारे देश के डरा रहा है। हम नरेंद्र मोदी का नाम लेके बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी घोटाला करके प्रधानमंत्री बन रहा था। कोई आदमी बोलता है दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी एफआईआर का, हमारे कल आप एफआईआर करके दिखाया था नरेंद्र मोदी, फिर हम दिखाते उसको। क्यों? नरेंद्र मोदी को मालूम है वामन मेश्राम के पास तो उसके चोरी के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सबूत है। इस वजह से हम खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बोल रहे कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना है। जब हमने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में 2019 के चुनाव में 100% मशीन लगाने के लिए, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने के लिए आदेश दिया, तब नरेंद्र मोदी को लगे अब हम चुनाव नहीं जीत सकते। 2019 में तो वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है, अब हम नहीं जीत सकते। तो कांग्रेस को दोबारा संपर्क किया कि भाई ये वामन मेश्राम की टांग जो है बहुत भारी टांग है, ये अकेले हम नहीं उठा पाएंगे, यहाँ से हटा नहीं पाएंगे, तो कांग्रेस वाला का भी हमको मदद चाहिए। तो कांग्रेस वालों ने कहा अरे सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम हो, जब साला हमारी सरकार होती थी ना, अरे हम साला किसी का नहीं पूछते थे, जो 2 नंबरी काम है। हम कांग्रेस को लोग भारत भर में साले 2 नंबरी बोलते, ऐसे थोड़ी बोलते थे, हम 2 नंबरी लोग हैं, तो किसी को पूछते नहीं थे, हमको जो लगता था करते। अब तुम प्रधानमंत्री हो, तुम भी करो। वामन मेश्राम का टांग है भाई, वो इतना आसान नहीं है जो टांग आसानी से हट जाए, तो रोकना पड़ेगा। तो अभिषेक मनु संघवी जो कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसके द्वारा फरवरी 2019 को केस किया गया कि 50% मिलान करा दो। हमारा केस और हमारा जजमेंट पहले से बना हुआ है कि रिकाउंटिंग हो, काउंटिंग हो कागज का। अब उसको दबाए बगैर ये घोटाला पकड़ने वाला काम बंद नहीं किया जा सकता। ये घोटाला पकड़ने का काम अगर बंद करना है तो दूसरा निर्णय लाना होगा। दूसरा निर्णय लाने के लिए अभिषेक मनु संघवी के द्वारा कांग्रेस ने उसको भेजा। फरवरी 2019 को वो कोर्ट में गया। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 50% मिलान नहीं होगा, 1% मिलान होगा, और 1% में आपको चोरी पकड़ना है तो पकड़ो। मगर 1% का जजमेंट का महत्व क्या था? 1% के जजमेंट का महत्व यह था कि हम जो ठोक के चुनाव आयोग को कह रहे थे कि हमारा रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, ध्यान रख लेना चुनाव बाबू, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, हम किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं किसी को। तो इसलिए क्या करो, उन्होंने ये सोचा कि दूसरा ऑर्डर लाना पड़ेगा। अगर दूसरा ऑर्डर आता है तो वामन मेश्राम को चुप कराया जा सकता है, ये कहकर कि ये भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है 1% का। तो अब करंट वाला ऑर्डर जो है वो हम अमल करेंगे और पुराना ऑर्डर अमल नहीं करेंगे। इस तरह से 2019 के चुनाव में रिकाउंटिंग का जो ऑर्डर हमारा था, जो चोरी पकड़ने वाला ऑर्डर था, उसको नीचे दबाया गया और मिलान करने का 1% का ऑर्डर लाया गया। इस तरह से 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव।
दोबारा घोटाले से नरेंद्र मोदी चुनाव प्रधानमंत्री अब तीसरी बार बनना चाहता है, तो तीसरी बार के पहले ही मैं मैदान में लोगों को जगाने के लिए कि इन बदमाशों से आप लोगों को सावधान रहना होगा और इसका जनता को चाहिए कोई न कोई विकल्प ढूंढे। यदि आप घोटाले से बने हुए प्रधानमंत्री बनेंगे तो न आपके महंगाई की तरफ कोई ध्यान देगा, न कोई बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान देगा, क्योंकि उसको क्या लगे अरे आपका वोट न थोड़ी हमको चाहिए, आप थोड़ी हमको चुन रहे, तो ईवीएम चुन रहा है तो हम ईवीएम माता की न पूजा करेंगे, आपकी थोड़ी नमस्कार करेंगे। आपको खुश करने के बजाय ईवीएम को खुश करेंगे, आपको थोड़ी खुश करेंगे। तो आप लोगों का अधिकार समाप्त हो गया है, इसलिए आपकी सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान सत्यानाश हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन संभव नहीं हुआ तो लोग हथियार उठाएंगे, देश खतरे में पड़ेगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा और संविधान खतरे में तो पड़ा हुआ ही है। इसको बचाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा साथियों हमने निकाली है। इस परिवर्तन यात्रा के लिए और इस अभियान के लिए आप साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। इधर देख लीजिए, सामने जाओ। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग साथ सहयोग आर्थिक रूप से करना चाहते हैं। माननीय सुधीर पाल जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप साहब को 500 रुपये की निधि भेंट करके जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। माननीय सुधीर पाल। माननीय धर्मेंद्र गौतम जी, डॉक्टर साहब इधर देखिए, इधर दिनेश यादव जी, मनीष जी, राजन जी, सतीश, गौतम, धर्मराज, एक एक करके सभी लोग। इधर इधर रामचंद्र जी, कैलाश बिंद और शिवाजी जी, डॉक्टर बी के गुप्ता जी, एक एक इधर देखो, ये फोटो माननीय समीम अंसारी जी, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता ये हैं बहुत पहले से। चलो, जनता के हित में हम लड़ रहे तो पप्पू विश्वकर्मा जी, का तेल का तो बंद हो ही रहा है। आ रहे हैं। ठीक है, हम टाटा बिरला अंबानी से तो लेते नहीं। पीछे से ठीक। ओके, आ जाओ। नाम बताओ। रमेश जी, रमेश गौतम, आशीष शास्त्री, 500 भाई है। अच्छा, तो वो शास्त्री होने से भी शास्त्री हो गया। वो भी ग्रेजुएट है, शास्त्री तो ग्रेजुएट होता है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो लाल बहादुर शास्त्री का बेटा भी शास्त्री हो जाता है, उसे होना नहीं चाहिए। शास्त्री तो डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शास्त्री संस्कृत से। ओके, ठीक है, हमारी है।